सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान से जंग के आसार के बीच इसराइल ने लेजर वाला नया और सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम किया तैनात। डेडलाइन के दरवाजे पर खड़े हिजबुल्लाह चीफ का साफ ऐलान, हथियार छीनने का अमेरिकी इसराइल प्लान नहीं चलेगा। गजा में अमन के लिए पाकिस्तान भेजेगा फौज, लेकिन हमास के हथियार छीनने पर रख दी शर्त। सीरिया में अलावी प्रोटेस्ट खून खराबे में बदला कई लोगों की मौत, और गजा में घरों और ठिकानों की भारी किल्लत। 2 लाख प्री फैब्रिकेटेड घरों की जरूरत, तूफान ने खेमे भी उजाड़े। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान से इसराइल की दूसरी जंग के आसार हैं, और इसी बीच इसराइल ने मैदान में एक नया लेजर शील्ड उतार दिया है। अहम खबर सुनिए दोस्तों। ईरान के साथ दूसरी वॉर प्लानिंग्स के बीच इसराइल ने अपना सबसे नया, सबसे खतरनाक और सबसे सस्ता एयर डिफेंस सिस्टम पूरे मुल्क में तैनात कर दिया है। जी, ऐलान किया गया है। इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक आयरन बीम नाम का ये लेजर बेस्ड सिस्टम अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल हो चुका है। इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री ने 28 दिसंबर की रात को यह दावा किया कि आयरन बीम डिफेंस सिस्टम ड्रोन, रॉकेट्स, मिसाइल और मोर्टार शेल तक को लेजर से मार गिराने की काबिलियत और कुव्वत रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लागत बेहद कम है, यानी महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों पर जो डिपेंडेंसी थी, जो निर्भरता थी, अब वो कम की जा सकेगी। इससे पहले जून महीने में आयरन बीम का छोटा वर्जन लाइट बीम मैदान में उतारा गया था, जिसे रफाइल और एल्बिट जैसी डिफेंस कंपनियों ने मिलकर तैयार किया था। सितंबर के बीच में इसराइल ने ऐलान किया था कि आयरन बीम ऑपरेशनल है और आने वाले महीनों में इसकी कई बैटरियां पूरे मुल्क में तैनात की जाएंगी। बैटरियों का मतलब पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, इसमें सब कुछ लगे हुए होती हैं चीज़ें। अब इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि वो वक्त आ गया है जब आयरन बीम ज़मीन पर मौजूद है, और ये इसराइल की एयर डिफेंस लाइन में एक नई लेयर जोड़ चुका है। मतलब साफ है दोस्तों, ईरान से बढ़ते टकराव के साए में इसराइल अपनी सरहदों को लेजर शील्ड से ढकने में जुट चुका है। इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 100 किलोवाट का ये लेजर सिस्टम ड्रोन, रॉकेट्स, मोर्टार और यहां तक कि फाइटर जेट्स तक गिराने की ताकत रखता है। लेजर बीम निकलती है, कोई मिसाइल नहीं निकलती, बस लेजर लाल रोशनी एक निकलेगी। उसका कलर भी बदल सकता है, भगवा भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है। लेकिन सवाल वही है, जब ईरान की मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम नाकाम रहा, तो क्या ये नया आयरन बीम सिस्टम कामयाबी हासिल कर पाएगा? एक असलियत ये है कि इस सिस्टम में भी कई टेक्निकल कमजोरियां हैं। सबसे बड़ी खामी ये है कि ये बादलों वाले मौसम में बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन ऐसे दिक्कत जिसके भी सामने हो, उसको भारत के एक एक्सपर्ट का पता दे दीजिए, जो बादलों में भी रडार वडार का सिस्टम जो है वो ठीक ठाक कर देते हैं, आपको पता है। मैं आगे आपको खबर बताता हूँ। तो इसकी खामी है ये कि ये बादलों वाले मौसम में बिल्कुल काम नहीं कर सकता, कहा जा रहा है। और इसके इंटरसेप्शन रेट का डेटा भी इसराइल ने छुपा लिया है कि क्या रेट है, मतलब मारता है तो सब मरता है, हर बार निशाना लगता है, क्या है। इसराइल ने इसे तेज, सटीक और सस्ता बताकर बड़ी कामयाबी करार दिया है। इसका हर इंटरसेप्शन $5 से भी कम का पड़ेगा। $5 कुछ नहीं होता। जबकि मिसाइल बेस्ड सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम, उनमें हर हमले को रोकने का खर्चा हजारों हजार डॉलर का होता है। दोस्तों, दुनिया के कई मुल्क ऐसे लेजर हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आसान नहीं। इसराइल का दावा है कि वो इस दौड़ में सबसे आगे निकल चुका है। हमने पीछे कुछ महीने पहले एक शो और बनाया था कि ईरान ने भी कुछ लेज़र वेज़र का बनाया है, लेकिन उन्होंने कभी उसे डिप्लॉय भी नहीं किया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया नहीं। बस एक बार कुछ चुका चला था तो हमने वो स्टोरी बनाई थी। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इसराइल, उनका आपने ट्वीट देखा ना, उन्होंने ये फोटो, और इसराइल कार्ड्स डिफेंस मिनिस्टर खड़ा है, यानी 28 दिसंबर 2025 से इसराइल की जितनी भी हुदूद है, जहाँ तक उसका कब्जा है, वहाँ पर ये लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम तैनात कर दिया गया है। बढ़ते आगे, हिजबुल्लाह के चीफ ने हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया है। नईम कासिम ने कहा है कि ये लेबनान को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका और इसराइल का बनाया प्लान है, जिसे हमारा मूवमेंट मंजूर नहीं करता। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा
کہ لبنان اس وقت ایک بےحد اہم موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے طے کرنا ہے کہ وہ امریکی اسرائیلی دباؤ کے آگے جھکے یا پھر ریزسٹنس کے ذریعے اپنے وجود اور اختیار کی حفاظت کرے۔ بالبیک شہر میں شیخ قاسم نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل لبنان پر پورا کنٹرول قائم کرنے کا پروجیکٹ چلا رہے ہیں۔ بالبیک اصل میں میں نے اس لیے نام لیا کیونکہ وہاں پر وہ ایک حزب اللہ کے بڑے کمانڈر کے مارے جانے کی دوسری برسی پر گئے تھے۔ خیر، شیخ نعیم قاسم نے یہ کہا کہ حزب اللہ سے ہتھیار چھیننے کی بات، جسے اب ویپنز مونوپولی کا نام دیا جا رہا ہے، اصل میں ایک بڑا امریکی اسرائیلی ایجنڈا ہے جس کا مقصد لبنان کو اندر سے کمزور کرنا اور اسرائیل کے انٹرسٹ کو، اسرائیل کے جو فائدے ہیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اب اسرائیل لبنانی زمین پر حملے اور دخل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ایسے حالات میں اپنے ہتھیار لبنانی فوج کو سونپ دینے کی مانگ لبنان کے حق میں نہیں ہے، بلکہ سیدھے سیدھے اسرائیل کی لائن پر چلنے کے برابر۔ اس طریقے سے انہوں نے لبنان کی حکومت پر بھی نشانہ سادھا۔ اگلی خبر کا رخ کرتے ہیں، اہم ہے۔ پاکستان نے صاف کر دیا ہے کہ وہ غزہ میں امن کے لیے کسی انٹرنیشنل فورس کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ حماس سے ہتھیار چھیننے میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ یہ بات ایک پریس کانفرنس میں پاکستان کے ڈپٹی پی ایم اور فارن منسٹر اشاق ڈار نے کہی۔ ڈار نے کہا کہ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس صرف امن قائم کرنے تک محدود رہتی ہے تو پاکستان تیار ہے، لیکن اگر اس میں پیس انفورسمنٹ یا حماس کو نہتہ کرنے کی شرط شامل ہوئی تو پاکستان حصہ نہیں بنے گا۔ اشاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہتھیاروں کا مسئلہ فلسطینی اتھارٹی یا وہاں کی حکومت کا ہے، باہر سے کوئی اسے تھوپ نہیں سکتا۔ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اس کا رول صرف امن بنائے رکھنے میں مدد کرنے تک رہے گا، جنگ یا دباؤ ڈالنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا، نہ ہم اس میں کوئی دخل دیں گے۔ اشاق ڈار نے اسرائیلی رجیم پر سیز فائر توڑنے کا الزام لگایا اور شرم الشیخ، جو ایجپٹ کا شہر ہے، شرم الشیخ میں ہوئے سمجھوتے کی کھلی خلاف ورزی کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 20 پوائنٹ کا پیس پلان بتایا جا رہا ہے اس کا صرف چھوٹا سا حصہ ہی لاگو ہوا ہے، باقی باتیں کاغذوں میں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ اتوار کو سیریا کے علاوی لوگوں کی میجورٹی والے علاقے لتاکیہ میں ہوئے پروٹیسٹ خون خرابے میں بدل گئے۔ لتاکیہ کے میڈیا آفس کے مطابق فائرنگ اور جھڑپوں میں 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ کل لتاکیہ شہر کے ازہری اسکوائر میں ہزاروں علاوی پروٹیسٹرز جمع ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سیریا میں ڈی سینٹرلائز پولیٹیکل سسٹم لاگو ہو اور علاوی فرقے کے قیدی رہا کیے جائیں۔ پروٹیسٹ کے دوران حالات اتنے بگڑے اور جھڑپیں ایسی شروع ہوئیں کہ پھر فائرنگ ہونے لگی۔ سیریا میں پچھلے سال بشار الاسد کے ہٹنے کے بعد سے علاویوں اور سنیوں کے بیچ تناؤ بڑھا ہے۔ مطلب صاف ہے، سیریا میں سیاسی بدلاؤ کے بعد زمینی حالات ابھی بھی نازک ہیں اور لتاکیہ کے تازہ جھگڑوں نے پرانے زخم پھر سے تازہ کر دیے ہیں۔ جب سیریا میں بغاوت شروع ہوئی تھی، اس کی شروعات بھی کچھ ایسے ہی ہوئی تھی، سال 2011 میں، جب بشار الاسد کے خلاف ایسے ہی نوجوان سڑکوں پر اترے تھے اور اسد کی حکومت نے ان کا بھاری قتل عام کیا تھا۔ بڑھتے آگے، ترکی کے سامنے اسرائیل اور اس کے 2 یار گریس اور سائپرس نے ایک نئی حقیقت کھڑی کر دی ہے۔ تینوں ملکوں کے بیچ ٹرائی لیٹرل ملٹری کوآپریشن کا نیا پلان سائن ہو چکا ہے، جس میں ملٹری ایکسرسائز، ٹریننگ اور تمام سیکیورٹی ڈیلز پر کھلا تال میل طے ہوا ہے۔ یہ وہ خبر نہیں ہے جو ہم آپ کو 2-3 دن پہلے بتا چکے ہیں، یہ اس کے بعد کی نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ IDF کے مطابق یہ سمجھوتا 2026 کے لیے ہے اور اسے سائپرس میں سائن کیا گیا۔ پچھلے ہفتے ہی یروشلم میں تینوں ملکوں کی لیڈرشپ کی ملاقات کے دوران نتن یاہو نے بنا نام لیے ترکی کو سخت میسج دیا تھا۔ نتن یاہو نے کہا تھا کہ جو لوگ پرانی سلطنت قائم کرنے اور علاقوں کو دوبارہ قبضانے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھول جائیں کہ ایسا کچھ کر پائیں گے۔ یہ اشارہ ترکی کی طرف تھا، ایردوغان کی طرف تھا۔ اس سے پہلے گریس کی میڈیا یہ بھی بتا چکی ہے کہ اسرائیل، گریس اور سائپرس ایسٹرن میڈیٹرینین میں ایک جوائنٹ ریپڈ رسپانس ملٹری فورس بنانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ دراصل گریس کو ترکی کی بڑھتی ملٹری موجودگی سے بے چینی ہو رہی ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہی سائپرس بھی ترکی سے خوف زدہ ہے، اسی لیے بے چین اور ڈرے ہوئے لوگوں کا گروپ ایک ساتھ آ رہا ہے۔ دراصل یہ وہ گروپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ان کے آس پاس صرف کمزور لوگ رہیں، کمزور ملک رہیں، کوئی ایسا ملک نہ ہو جو انہیں مات دے سکتا ہو۔
गजा में ठिकानों की घरों की भारी किल्लत है। गजा के गवर्नमेंट ऑपरेशन रूम ने इतवार को साफ साफ कहा कि हालात बेहद संगीन हैं। बयान के मुताबिक गजा को अभी कम से कम 2 लाख प्री फैब्रिकेटेड यानी बने बनाए केबिन वाले घरों की जरूरत है, ताकि बेघर हुई फैमिलीज को किसी तरह महफूज ठिकाना मिल सके। ऑपरेशंस रूम ने बताया कि मौजूदा तूफान ने गजा भर में हजारों टेंट डुबो दिए और तबाह कर दिए, जिससे इंसानी बुहरान और ज्यादा गहरा गया, संकट और बढ़ गया। हिंदी भी बोलूंगा। समंदर किनारे बनी अल रशीद कोस्टल रोड, जो करीब 26 किलोमीटर लंबी है, वहां पानी भर गया है। सड़क किनारे लगे कई टेंट तेज लहरों की चपेट में आकर बर्बाद हो चुके हैं। बयान में कहा गया है कि ठंडी हवाएं, बारिश और जमा देने वाली सर्दी उन फलस्तीनियों की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं जो बेहद कमजोर टेंट्स में रह रहे हैं। कई जगह आधे टूटे घर भी ढह गए हैं, जिससे लोगों की जान को सीधा खतरा पैदा हो गया है। कल एक औरत की जान भी गई थी और ऐसे बेघर लोगों के पास जाने के लिए अब कोई महफूज जगह नहीं है। गजा के सरकारी ऑपरेशंस रूम ने यह भी बताया कि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस यानी जो इंसानी मदद करने वाली तंजीमें हैं, वो बेघर लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि सामान की भारी किल्लत है और इस्राएली फ़ौज की तरफ से गजा में मदद की एंट्री पर पाबंदियां जारी हैं। फ़लस्तीन की गजा की बात हो तो वेस्ट बैंक की बात होना लाजिम है। वेस्ट बैंक में इस्राएली रेड, कई इलाकों में तनाव, ये रोज़ की बात हो गई है। इतवार की शाम भी इस्राएली फोर्सेस ने ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक के कई कस्बों और गांवों में अलग अलग रेड की। सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक इस्राएली फ़ौज रामल्ला के करीब मौजूद गाँवों में एक गाँव अबूद में घुसी और पूरे गाँव के कई हिस्सों में तैनाती कर दी फौज की। वहां दूसरी तरफ लोकल सोर्सेज ने बताया कि जैनिन के वेस्ट में कस्बा अल यमून है, यहां भी आईडीएफ ने रेड की, जहां कई मिलिट्री व्हीकल्स के साथ दाखिल होकर आईडीएफ ने लोगों की आवाजाही रोक दी, सबको ज़िज्ज कर दिया। इसी बीच नाबलुस के साउथ में एक कस्बा है बेइता, यहाँ हालात और ज़्यादा गर्मा गए। जैसे ही इसराइली फोर्सेज वहाँ दाखिल हुई, आम लोगों के साथ उसका टकराव शुरू हो गया। फौज ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि राहत की बात ये रही कि जब तक ये खबरें आईं तब तक किसी के ज़ख्मी होने की खबर नहीं थी, किसी फ़लस्तीनी के। फिलहाल तो मतलब साफ है कि वेस्ट बैंक में ज़मीन पर हालात फिर से टेंशन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, जहां हर रेड के साथ बेचैनी और डर और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। कुछ हेडलाइंस के साथ छोटी छोटी खबरें यहाँ से। ईरान ने 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ऑर्बिट में पहुंचा दी हैं रूस की मदद से, और रूस से ये दागी गई थी सैटेलाइट्स तोलू 3, ज़फ़र 2 और कौसर 1.5। अब इन सब से होगा क्या कि जो ईरान की ज़मीन में जो खनिज हैं, मेटल्स हैं, ऑयल हैं, उन्हें खोजने में इन्हें जो है आसानी होगी। इसके अलावा एक वेबसाइट से, एक सैटेलाइट से माफ़ कीजिएगा, एनवायरमेंटल चेंजेस है उन पर नज़र रखी जाएगी क्या हो रहा है। और तीसरी जो सैटेलाइट है उससे ये मदद मिलेगी कि अगर कोई डिज़ास्टर होता है, कुछ कुदरती आफत आती है, तो उसके बाद कैसे वहाँ पर क्या हुआ है उस सब को देखने, परखने और सिविल डिफेंस को फ़ौरन मैसेजेस देने में बड़ी आसानी होगी। जितना मैंने पढ़ा इन 3 सैटेलाइट्स का ये काम है, और अच्छी बात यह है कि ईरान अपनी सैटेलाइट्स खुद बनाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। जाहिर सी बात है ईरान से और आसपास के मुल्कों को भी सीख लेनी चाहिए, जो फ़िलहाल पैसा खर्च करके बाहर की टेक्नोलॉजी अपने हाथ में ले रहे हैं। सूडान के हाल बहुत से लोग जानना चाहते हैं, तो सूडान की खबरें बहुत कम आती हैं। कैसे आएंगी, कौन आने देगा बताइए एक जंगज़दा इलाके से। यहाँ तो गज़ा वाला मामला भी नहीं है। तो सूडान में 10,000 लोग जो हैं वो पिछले 3 दिन में डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। ये यूएन की एजेंसी ने कहा है। आरएसएफ और एसएफ के जो सूडानी आर्म फोर्सेस हैं और आरएसएफ जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, उनके बीच जो खाना जंगी है वो और तेज़ हो गई। इलाकों पर कब्ज़े को लेकर पूरी तरीके से खूनी जंग चल रही है, और इससे हुआ ये है कि पिछले 3 दिन में सिर्फ 10,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। और अभी तो कल हमने आपको बताया था कि आरएसएफ ने 200 लोगों को कत्ल कर दिया है, कम से कम 200 लोगों को एक साथ कत्ल किया है। सोमालिया, जिसे एक अलग मुल्क बनाकर सोमालीलैंड को तस्लीम किया इसराइल ने। सोमालिया जो कहता है सोमालीलैंड अलग नहीं है, हमारा हिस्सा है, उस सोमालिया की हुकूमत ने इसराइल की बुरी तरीके से मजम्मत की है सोमालीलैंड को अपनाने पर, तस्लीम करने पर, और ये कहा है कि इस पूरे रीजन के लिए
اور ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے یہ خطرہ ہے۔ ایک کمال کی ہیڈ لائن ہے، وائنیٹ اسرائیلی جو ویب سائٹ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی کورٹ نے حماس کو آرڈر دیا ہے کہ وہ 7 اکتوبر کے حملے کے لیے 1 بلین شیکل کا ہرجانہ جمع کرے ان لوگوں کے لیے جو 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے وکٹم ہیں۔ اس حساب سے غزہ کا ہرجانہ کتنا ادا کرے گا اسرائیل، پتہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔